हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ सिमेट्री ऑन काउंटिंग। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो वेव फंक्शंस की सिमेट्री है वो किस तरह से होती है, या फिर कह सकते हो कि अगर कोई भी सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, जिसमें n पार्टिकल्स है, वॉल्यूम v है, उनका टोटल एनर्जी E है, ठीक है, टोटल n पार्टिकल्स है। अब अगर आप इन n पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ध्यान देना, अगर आप इन n पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो तब तो इसका जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है 1 2 3 अप टू n। इसको लिखते हैं हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के वेव फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन में। मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल ए स्टेट में है, ठीक है, इसको लिख देते हैं हम Q1, और जो दूसरा पार्टिकल है वो बी स्टेट में है Q2 अप टू जो nth पार्टिकल है, ठीक है, वो जी स्टेट में, ठीक है। इस तरह से तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप उन पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तब उस सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन है वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है, तब उसको लिखने का एक अलग तरीका था, और वो तरीका हमने देखा जो हमने सिमेट्री प्रॉपर्टी देखी ना, सिमेट्री वेव फंक्शंस की सिमेट्री, ठीक है, उसमें हमने देखा एक तो सिमेट्रिक होते हैं वेव फंक्शंस, और एक वेव फंक्शंस क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक के लिए तो होता है आपका बोसॉन्स, और एंटी सिमेट्रिक के लिए होता है आपका फर्मियोन्स, ठीक है। और उसके कोरिस्पॉन्ड डिफरेंट आपकी स्टैटिक्स भी थी, जैसे आपको बोसॉन्स को डील करने के लिए, बोसॉन को डील करने के लिए आपके पास है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, और वैसे ही फर्मियोन्स को डील करने के लिए आपके पास है फर्मी डिरैक स्टैट, ठीक है। अब देखो भाई, आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है, जब आप पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि जब आप पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो तब वहां पर उनको मतलब डील करने के लिए जो स्टैटिक्स है वो है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैट, ठीक है। आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमान, जिसको बोलते हैं MB स्टैटिक्स। और हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। क्या देखेंगे, फॉर पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, फॉर ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट वो निकालेंगे, ठीक है। देखो मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट का बात हमने पहले किया था, जो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड और थर्ड लेक्चर था, उसमें जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट उसके बारे में अच्छे से बात किया था, ठीक है। और अब हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शंस, ठीक है। अब देखो बात क्या है, हमने क्या डिफाइन किया था, हमने मान लीजिए अब हम कंसीडर कर रहे हैं ये सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है, ठीक है। अब उसका जो वेव फंक्शन है वो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी बात हुई। अब हमने क्या डिफाइन किया था, हमने एक डीजेनरेसी डिफाइन की थी। देखो भाई अब वो टर्म्स याद कर सकते हैं। पहला तो हमने डिफाइन किया था वेव फंक्शन, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में हर पार्टिकल की कोरिस्पॉन्ड क्या होगा, एक वेव फंक्शन होगा, ठीक है, साई मतलब साई ए जो भी है, A B C D जो भी है ना, 4 पार्टिकल Q1 Q2 Q3 ना।
अप टू, हर पार्टिकल्स के लिए एक डिफाइनाइट वेव फंक्शन होगा, डिफाइन करेंगे हम। वो वेव फंक्शन क्या बताता है, उस पार्टिकल की स्टेट बताता है, स्टेट ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। अब देखो, अब हमने एक जी आई डिफाइन किया था। जी आई क्या है, नंबर ऑफ, अब कह सकते हो डी, चलो इसको डीजेनरेसी बोल देते हैं पहले, डीजेनरेसी, ठीक है। और डीजेनरेसी क्या है, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, ये क्या है, एक क्वांटम स्टेट है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स हैविंग सेम एनर्जी आइगन वैल्यू, ठीक है, जिनका क्या हो, सेम एनर्जी आइगन वैल्यू। अब देखो बात क्या है, अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना इस बात पे। ये वाला देखो, जब भी आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स का नाम आए, याद रखना, तो उसमें पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे डिस्टिंग्विशेबिलिटी, किसको, डिस्टिंग्विशेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स मीन्स दैट एनी इंटरचेंज ऑफ पार्टिकल्स among the occupied states psi A psi B up to जो भी है, leads to a new state for the system without a change in total system energy, ठीक है। अब देखो भाई, इस बात पे ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं मैं कि ना डिस्टिंग्विशेबिलिटी क्या होती है। अगर देखो, हमने क्या कर दिया, वेव फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब ये जो सेकंड वेव फंक्शन है, सेकंड पार्टिकल है, वो क्या चाहता है कि भाई मैं स्टेट बी नहीं लूंगा, मैं स्टेट ए लूंगा, और ये वाले से डील कर देता है कि भाई तू स्टेट ए ले ले, मैं स्टेट बी ले लेता हूं। मतलब इन पार्टिकल्स का क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। अब देखो, अगर पार्टिकल्स का इंटरचेंज होता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक नई क्वांटम स्टेट बन जाती है, समझ रहे हो ना। अब अगर ये इंटरचेंज हो जाते हैं तो ये वेव फंक्शन ये नहीं रहता, वो एक नया वेव फंक्शन साई प्राइम बन जाता है, ठीक है, वो एक नई स्टेट हो जाती है। लेकिन यहां पर बात क्या है, अगर वो इंटरचेंज हुए तो जो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी वो चेंज नहीं हुई, वो क्या है, वो है आपकी कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात हुई। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हमने सभी पार्टिकल्स का वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उन वेव फंक्शंस को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और हम देखो, डिवाइड वेव फंक्शंस इनटू ग्रुप्स, किसमें, 1 2 अप टू k अप टू i, सॉरी ये i हो जाएगा और ये k हो जाएगा, ठीक है, ये ith है, ith ग्रुप, ये kth ग्रुप। अब देखो, इस फर्स्ट ग्रुप देखो किस तरह से डिवाइड करेंगे, ध्यान देना। इस फर्स्ट ग्रुप की एनर्जी है E1, इस सेकंड ग्रुप की एनर्जी है E2, और इसकी एनर्जी है EI, और इसकी एनर्जी है EK, बस, ठीक है। हमारा सिर्फ इतना ही काम होगा। हम क्या करेंगे, इन वेव फंक्शंस को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। देखो, ये हमने बना दिया पूरा डब्बा, ठीक है, ये तो है पूरा डब्बा। अब हम इसको छोटे छोटे में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट है, ठीक है, इसको मैं बोल दिया, दिख रहा है ना, फर्स्ट, ठीक है। इसकी एनर्जी है E1, ये सेकंड है E2, इसकी ये थर्ड है, ठीक है, E3, और ये ith है, ith ग्रुप है जिसकी एनर्जी है EI, ये kth ग्रुप है, इसकी एनर्जी है EK, ठीक है। इतनी बात हुई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्वांटम स्टेट्स, मतलब जो वेव फंक्शंस हैं, उनका ग्रुप बनाए, ठीक है। देखो, ऐसे वेव फंक्शंस जिनकी एनर्जी, इसको बोलते हैं EI और EI प्लस DI। देखो, ये क्या है, एक
अगर इस रेंज में आपका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका एनर्जी इस आप कह सकते हो इस सेल का कह सकते हो या फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर कह सकते हो इस ग्रुप का, हाँ इस ग्रुप का जो एनर्जी है वो किसके बीच होगा, EI और EI प्लस DI इसके बीच होगा। ठीक है, अब देखो वो नंबर ऑफ वेव फंक्शंस, ठीक है, जिनका एनर्जी EI और EI प्लस DI है, ठीक है, उनको हम बोल रहे हैं GI। समझ रहे इस बात को। अब देखो GI क्या है, अब GI है आपकी डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब है ऐसे वेव फंक्शन जिनका सेम एनर्जी हो। मतलब अब यहां पर अगर आप वेव फंक्शन ऐसे ड्रॉ करते हो ना स्टेट्स, तो ये वो स्टेट्स है जिनकी एनर्जी EI और EI प्लस DI के बीच है। ठीक है, मान लो इस फर्स्ट की आपकी डीजेनरेसी 2 है, ठीक है, और सेकंड की मान लीजिए 3 है। ऐसे ही इसकी एनर्जी वापस मान लीजिए सॉरी इसकी डीजेनरेसी है वो 5 है, ठीक है, इस तरह से, और इसके मान लीजिए 1 ही है डीजेनरेसी। समझ गया ना ये बात। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया अभी तक कि मैंने वेव फंक्शंस को लिया है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, और ग्रुप्स में किस तरह से कि उनकी पहले की एनर्जी E1 हो, इसकी E2, इसकी E3 हो, और ये एक एनर्जी रेंज के बीच होगा। आप एग्जैक्ट एनर्जी नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो क्या होगा, एक एनर्जी रेंज के बीच होगा। अब देखो नंबर ऑफ वेव फंक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ वेव फंक्शंस जिनका एनर्जी क्या हो, जिनका एनर्जी EI और EI प्लस DI हो, वो हो गया GI, डीजेनरेसी। जैसे इसका डीजेनरेसी होगा G3, इसका G2 हो गया, इसका G1 हो गया, इसका GK हो गया, ये हो गया इसका डीजेनरेसी। अब हम क्या निकालते हैं, अब ध्यान देना, अब हम निकालते हैं आपका ये नंबर ऑफ वेव फंक्शन। क्या निकालते हैं, हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ वेव फंक्शन कह दो या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कह दो, माइक्रोस्टेट। ठीक है, अब देखो इस पूरे सिस्टम में कितने हैं, N पार्टिकल्स हैं, ठीक है, N पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब इन N पार्टिकल्स को इसके अंदर डिवाइड करेंगे, इस ग्रुप में, ठीक है, इस ग्रुप में डिवाइड करेंगे। अब देखो जिस पार्टिकल की एनर्जी E1 और E1 प्लस DE1, जैसे ये E1 हो गया, ये E1 प्लस DE1 हो गया, ठीक है, इसके बीच है तो वो पार्टिकल इस ग्रुप में आ जाएगा। मान लो 5 पार्टिकल्स की एनर्जी इसकी है तो 5 पार्टिकल्स इसमें आ गए। जैसे मान लो कि 2 पार्टिकल्स की एनर्जी इस रेंज के बीच है तो दो पार्टिकल्स यहां आ गए। अभी हम इनको इन क्वांटम स्टेट में नहीं रख रहे, क्वांटम स्टेट में बाद में रखेंगे, पहले तो मैं बता रहा हूं कौन से पार्टिकल किस ग्रुप में आएंगे। अब वो पार्टिकल जिनकी एनर्जी इसके बीच में है तो वो इसमें आ जाएंगे। मान लीजिए इसमें एक ही पार्टिकल है, और मान लीजिए इसमें आपके 6 पार्टिकल्स हो गए, टोटल 6 पार्टिकल्स, वो 6 पार्टिकल्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही kth में मान लीजिए आपके 3 पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। अब देखो अब वो कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, वो मान लीजिए हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा आप किस पे डिपेंड करेगा, Ni, ith ग्रुप में, ठीक है, ith ग्रुप का। अब वो कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूं। जैसे अब देखो मान लो आपके पास शुरू में कितने थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स N थे, ठीक है, उनमें से आपने कितने कर लिए, N1, ठीक है। सबसे पहले आपने N1 पार्टिकल्स लिए जिनका एनर्जी कितना था, E1 था, ठीक है। अब देखो उनको देखो, द नंबर ऑफ वेज, मैं लिखता हूं द नंबर ऑफ वेज इन विच, अब धीरे धीरे सब समझ जाओ, इन विच एनी N1 पार्टिकल्स आउट ऑफ टोटल N will fall in group 1, ठीक है। देखो N1 पार्टिकल्स जिनका एनर्जी E1 है वो ग्रुप 1 में फॉल होंगे, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ वेज, देखो आपको पता ही है माइक्रोस्टेट क्या होता है, नंबर ऑफ वेज होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। आप कितने तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने किसके, N1 के, वो किससे आएंगे, टोटल NC_N1, यही तो आएगा। लिख दो भाई N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1, सॉरी कैपिटल N फैक्टोरियल माइनस, सॉरी यहां पर आपका ये आता है, ये N1 आता है,
n1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 फैक्टोरियल, यही आता है। ठीक है, अब देखो अब कितने बचे, अब आपके पास n माइनस n1 बचे। ठीक है, अब उसमें से आपने कितने करने, अब वहां से आपके n2 पार्टिकल्स है जिनकी एनर्जी E2 है, वो किस में आएंगे, ग्रुप 2 में। अब देखो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, वो हो जाएंगे आपके n माइनस n1, उसमें से कितने, n2, क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा आपका n माइनस n1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरीके से आप अब कितना बच गया, n माइनस n1 माइनस n2, उसमें से कितने निकालेंगे, n3 निकालेंगे। ठीक है, उसके आ जाएंगे। अब देखो, अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, या फिर कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अभी हमने डीजेनरेसी को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अभी तक हमने डीजेनरेसी को इंक्लूड नहीं किया है। अभी तो हम सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि देखो इस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, इस ग्रुप में कितने आएंगे, इस ग्रुप में कितने आएंगे, बस। अब वो किस तरह से अरेंज होंगे वो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ इतने देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे इसमें। ध्यान देना, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सारे पार्टिकल्स क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है, आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब उनको आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। देखो अब टोटल ये ओमेगा एन आई वो क्या आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट का इंटू सेकेंड का इंटू थर्ड का इंटू अप टू आईएथ का, या फिर कह सकते हो केएथ का, तो क्या आएगा, टोटल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 फैक्टोरियल। ठीक है, सेकेंड का कर दो n माइनस n1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल इंटू आगे वाला आएगा अप टू आईएथ कर दो n माइनस टोटल n माइनस n1 माइनस n2 अप टू n माइनस k माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका n के kth के लिए देख रहे हैं तो n माइनस n1 अप टू माइनस n के फैक्टोरियल। अब देखो यहां से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कुछ आएगा जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके फाइनली क्या बचेंगे, फाइनली आपका बचेगा n फैक्टोरियल, सिर्फ ये बच जाएगा डिवाइडेड बाय, यहां से ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, है ना। और बाकी ये तो ये किससे कैंसिल होगा, यहां कुछ ऐसा होगा जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, देखो यहां से ये कैंसिल हुआ, वैसे ये किसी से भी कैंसिल होगा। तो अब देखो फाइनली क्या बचेगा, n फैक्टोरियल, यहां से n1 फैक्टोरियल, यहां से n2 फैक्टोरियल, यहां से n3 फैक्टोरियल। ठीक है, अप टू n के फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम देखो जैसे आपका ऐसे होता है n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू n के होता है, उसको तो हम समेशन में लिख देते हैं n i इक्वल्स टू 1 टू n 1 टू k। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में हो, डॉट में हो, तब हम इसको समेशन नहीं लगाते, तब हम पाई का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो n फैक्टोरियल ऐसा कैसा, इंटू में क्या आ जाएगा, पाई इंटू एन आई। ठीक है, और यहां पाई का लिमिट लग जाएगा i इक्वल्स टू 1 टू k। ठीक है, इतना काम हुआ। ये क्या है, नंबर ऑफ के माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू ए मैक्रोस्टेट। अब बात करते हैं, अब मान लीजिए कि इस स्टेट में आपके दो पार्टिकल्स, अब हम डीजेनरेसी को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डीजेनरेसी को इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, यहां कितने हैं, दो पार्टिकल्स हैं, यहां इसकी डीजेनरेसी कितनी है, 3 है। मतलब 3 क्वांटम स्टेट ऐसी हैं, ध्यान देना, 3 क्वांटम स्टेट ऐसी है जिनकी एनर्जी E2 है। ठीक है, तो मान लीजिए ये फर्स्ट पार्टिकल इसमें आ गया। अब देखो यहां से अब पहला पार्टिकल जैसे भी आएगा उसके पास चॉइस है, उसके पास चॉइस है कि वो कोई सी भी स्टेट ऑक्यूपाई करे। समझ रहे हो ना, उसकी चॉइस है कि वो कोई सी भी स्टेट ऑक्यूपाई करे। यहां पर उसकी चॉइस कितनी है, G2। समझ रहे हो ना, यहां पर उसकी चॉइस G2 है। ठीक है, मान लीजिए वो कोई भी एक स्टेट ये ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, मान लीजिए ये स्टेट ऑक्यूपाई कर लिया। अब सेकंड पार्टिकल आता है, उसके पास भी इतनी चॉइस है, वो कोई भी स्टेट ऑक्यूपाई कर सकता है। क्यों, क्योंकि इस पे हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। जैसे फर्मियोन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि एक कोई भी दो पार्टिकल एक सिंगल क्वांटम स्टेट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखो पहले वाले में उसका ये चॉइस कितना था, G2। वैसे ही सेकंड वाले पार्टिकल के लिए भी कितना हो गया, G2 इंटू G2। ठीक है,
देखो अब यहां पर ये एक ही पार्टिकल है तो इसका कितना हो गया, G3 हो गया। वैसे Gi यहां कितने 6 पार्टिकल्स है, ठीक है। पहले पार्टिकल के लिए कितना हो गया यहां पर Gi, ठीक है, पहले पार्टिकल की चॉइस Gi, वैसे दूसरे पार्टिकल की चॉइस Gi, वैसे तीसरे की Gi, फिर अप टू 6 आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा Gi⁻⁶, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस ग्रुप में आए हैं। इस ग्रुप में मान लीजिए Ni पार्टिकल आए, ठीक है ना, Ni पार्टिकल आए, तो ये Gi⁻ कितना हो जाएगा, Ni हो जाएगा ना। समझ रहे हो ना ये बात। अब देखो ये हम क्यों कर रहे हैं। अब देखो जो आपका टोटल वेव फंक्शन है, आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये टोटल वेव फंक्शन मैं बता रहा हूं किस किस पे डिपेंड करता है। पहला कि मान लीजिए इस क्वांटम स्टेट में इस ग्रुप में, ठीक है, 2 क्वांटम स्टेट है, ठीक है, उसमें पार्टिकल्स आए 5, ठीक है। अब देखो 5 पार्टिकल वो अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं, जितनी तरह से अरेंज होंगे वो उतने ही आपका दूसरा वेव फंक्शन आ जाएगा। मान लो कि पहले जैसे 5 पार्टिकल्स थे, ठीक है, सबसे पहले वो इस तरह से अरेंज हुए, 2 इसमें आ गए और 30 इस स्टेट में आ गए, ठीक है। अब ये पार्टिकल बोलता है कि भाई मैं इस स्टेट में नहीं रहूंगा, मैं इसमें आऊंगा, और ये पार्टिकल बोलता है कि मैं इसमें आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल ये यहां आ जाता है तो ये ऐसा आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा। समझ रहे हो। अब ये क्या हो गई, ये एक नई स्टेट हो गई, ठीक है, ये एक नई क्वांटम स्टेट हो गया, फिर कह सकते हो कि नया वेव फंक्शन बन गया टोटल सिस्टम का। ये अगर इंटरचेंज हुए तो टोटल वेव फंक्शन भी तो चेंज हुआ है ना। समझ रहे हो ना ये बात। अब देखो ये इंटरचेंज हुए तो उसकी सिस्टम की टोटल एनर्जी चेंज नहीं हुई, लेकिन वेव फंक्शन चेंज हुआ। मुद्दे की बात ये, ठीक है। अब देखो ये जो इन्होंने किया ना इंटरचेंज, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इनकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो ना। यहां इनके पास कितनी चॉइस है, ये मान लीजिए 6 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 6 पार्टिकल्स कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। अब जितने नंबर ऑफ इसकी डीजेनरेसी होगी उसके पास उतनी चॉइस होगी इस पार्टिकल्स के पास। समझ रहे हो ना। अब जितनी ये चॉइस होगी, जितना Gi होगा उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही उसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वेव फंक्शन उतनी तरीके से बदल सकता है। समझ रहे हो ना यहां से बात। देखो यहां जितने नंबर ऑफ डिजेनरेसी होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स होंगे, वो पार्टिकल्स उतनी तरह से इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, पहली बात इस पे डिपेंड करके, दूसरा Ni पे कैसे होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतनी तरह के आपके अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। यहां अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो 2 ही हैं तो 2 ही तरह से कर सकते हैं। अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6 होंगे तो भाई वो तो आपका ज्यादा हो गया ना। अब देखो, अब यहां से देखो जो आपका हमने क्या निकाला, ये तो है आपका ओमेगा Ni, ठीक है, जो सिर्फ Ni पे डिपेंड कर रहा था। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो आपका Ni पे भी डिपेंड करेगा और Gi पे भी डिपेंड करेगा। तब वो ओमेगा क्या हो जाएगा, Gi और Ni, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ये तो ऐसा कैसा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक चीज, चलो पहले मैं लिख देता हूं, पहले क्या लिख देता हूं मैं, ये Ni तो n फैक्टोरियल तो बाहर ऐसा कैसा। अब मैं लिखता हूं पाई ऑफ i इक्वल्स टू 1 to k, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं Gi⁻Ni अपॉन Ni, ठीक है। अब देखो यहां से मैं एक चीज बताने वाला हूं कि ये मैंने इस पाई आई के अंदर क्यों लिखा, ये मैंने बाहर क्यों नहीं लिखा। क्यों, देखो ये जो है ना हर स्टेट के लिए डीजेनरेसी अलग है और हर स्टेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो अलग है। समझ रहे हो ना। अब ith स्टेट, अब देखो यहां से ये क्या बताएगा, ith स्टेट में ध्यान देना, ith स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उसकी डीजेनरेसी कितनी है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ वेव फंक्शंस कितने होंगे, टोटल वेव फंक्शंस। समझ रहे हो ना। टोटल वेव फंक्शंस बोल दो या फिर बोल दो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। समझ रहे हो ना। अगर आपका एक वेव फंक्शन, टोटल एक वेव फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब एक आपकी माइक्रोस्टेट होगी। अगर 2 आ रहे हैं, साई प्राइम आ रहा है और साई डबल प्राइम आ रहा है, 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी, 2 हो गई। वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी डीजेनरेसी पे डिपेंड कर रही है और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है। तो भाई
उम्मीद करता हूं कि आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिक्स की बात करेंगे। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।